अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जैनुलाब्दीन है और एक बार फिर आपको अपने इस CSSPMS के लेक्चर्स, पाकिस्तान अफेयर के इस लेक्चर्स पे खुशामदीद, अपने चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर्स पार्ट टू। इसमें हम पार्ट टू में आज जो है कि देखेंगे कि राइज तो हुआ था लेकिन उसका फॉल कैसे हुआ, उनके काजेस क्या थे, उसके क्या महरक़ात थे इस मुगल एम्पायर की, इतनी बड़ी एम्पायर को जो है कि फॉल होने के, या उसके को कॉजेज थे या क्या वजूहात थे, उनको हम देखेंगे। CSSPMS और पाकिस्तान अफेयर या इंडो पाकिस्तान का ये लेक्चर है हमारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Such a great Mughal empire did not simply collapse over a short period of time. There are many reasons why the Mughal empire declined. ये जो इतनी बड़ी एम्पायर थी वो बहुत छोटे अरसे में, बिल्कुल छोटे अरसे में कोलैप्स नहीं हुई। इसमें 100-150 साल लगे इसको कोलैप्स होने में। उसकी बहुत सी रीजंस थी, सिर्फ एक रीजन नहीं था, बहुत सी रीजंस थी इस एम्पायर को डाउनफॉल होने में। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज ग्रेजुअल एंड ऑल्दो some historians blame Aurangzeb for sowing the seed of decline of the Mughal Empire. The empire continued for another 150 years after his death. अब जो एम्पायर था उसकी जो डिक्लाइनेशन का जो बीज था वो बोया गया औरंगजेब के दौर में, बहुत से हिस्टोरियन के मुताबिक। अल्दो वो जो औरंगजेब के टाइम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी ये जो मुगल एम्पायर था 150 साल तक चला। For 2 centuries, the Mughal Empire had unified most of India. Muslim values had prevailed in a land where the majority were Hindus. 2 सदियों तक मुगल एम्पायर ने रूल किया यहाँ पे, और मुस्लिम वैल्यूज यहाँ पे उस जमीन पे जमीन पे प्रिपेल कर रही थी जिस पे मेजॉरिटी हिंदूज की थी। कंटिन्यू। The Mughal Empire could claim important success under the Mughals. Literature, art, architecture flourished. अब मुगल एम्पायर ने जो है कि बहुत सी सक्सेस हासिल की, स्पेशली लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर उनके दौर में फ्लरिश हुआ। The ability of Mughals to rule for more than 200 years was in itself a great achievement. अब जो 200 साल से ज्यादा उन्होंने इंडिया पे हुकूमत की, सब कॉन्टिनेंट पे, ये खुद अपने आप में एक अचीवमेंट थी। The system of government and administration ensured a considerable degree of peace and stability in an otherwise divided land. At the peak of Mughal Empire, India was far more advanced in many ways than Europe. अब उनके जो पीक था उस पे इंडिया ज्यादा एडवांस था जो है कि यूरोप से, उस टाइम में जब मुगल का दौर था। There were still 2 major groups of people with different values and beliefs living largely separate lives in same land. वहाँ पे 2 मुख्तलिफ कौमें थी, 2 मुख्तलिफ सोच थे, 2 मुख्तलिफ नजरिए थे, 2 मुख्तलिफ बिलीव्स थे, और वो एक ही जमीन पे, सरजमीन पे रह रहे थे। Causes of decline of Mughal Empire. Causes of decline of Mughal Empire में सबसे पहले है सक्सेशन डिस्प्यूट था, उसके बाद प्लेजर सीकिंग थी, औरंगजेब वीकेंड गवर्नमेंट था, administration, military cost, decline military expertise, weak control, Aurangzeb's successors, rebellion, foreign invasions, problems in Delhi. सबसे पहले आता है succession dispute. It should also not be forgotten that it was often true that huge sums were vested when emperors died and there was a succession dispute. हमेशा succession का dispute था कि किसके बाद कौन होगा या क्या होगा, तो ये हमेशा एक dispute रहा। When Shah Jahan fell,
sick in 1657, all four sons ended up fighting to succeed him. अब शाहजहां के 1657 में बीमार होने के बाद उसके चारों बेटे आपस में लड़ पड़े कि भाई कौन उसको सक्सीड करेगा. इवन दो he had not yet died, उसके मरने से ही पहले, it was to avoid costly wars that Aurangzeb decided to divide the empire between his three sons. But this was not successful and succession dispute continued to erode the empire. और यही वजह थी कि औरंगजेब ने अपने तीनों बेटों में जो है कि अपने एम्पायर को डिवाइड करने का कहा, लेकिन ये सक्सेशन का एक रूल नहीं था और इसकी वजह से ही एम्पायर को एक नुकसान उठाना पड़ा और एम्पायर वीक होता गया, डिक्लाइन की तरफ चलता गया. प्लेजर सीकिंग. अब जहां पैसा आता है वहां प्लेजर सीकिंग तो ऑब्वियसली आ जाती है. वेल्थ क्रिएटेड बाय मुगल्स आल्सो एनकरेज्ड द nobility to become pleasure loving and degenerate. अब जब पैसा आता है तो लोग ऑब्वियसली प्लेजर सीकिंग होते हैं. तो मुगल में भी ये हो गया कि वो प्लेजर लविंग हुए, डीजेनरेट हुए, डिपॉचरी उनमें ज्यादा आ गई. दे betrayed the principles of Islam and instead enjoyed the pleasure brought about by wealth. उन्होंने वेल्थ को जो है कि वेल्थ की प्लेजर्स को ज्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया और इस्लाम के प्रिंसिपल्स को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया. Noble often had the finest clothes, jewelry and food. One friend of great Akbar is said to have ordered at least 100 courses at each meal. अब 100 ताम एक वक्त पे अकबर का एक दोस्त वो कह रहा है कि एक वक्त पे 100 ताम बनाए जाते थे खाने की. The Imperials also set a poor example. Imperials ने एक बुरा एग्जाम्पल बनाया. Fine buildings were a symbol of power and culture. वो यकीनन ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो एक कल्चर और पावर की तो थी, लेकिन but they were also sometimes so expensive that they were a symbol of extravagance. अब ये एक एग्जाम्पल थी या सैम्बल थी एक्स्ट्रावेजेंस, फजूल खर्च की भी. औरंगजेब वीक इन गवर्नमेंट. अब औरंगजेब की वजह से जो गवर्नमेंट वीक हुई, औरंगजेब एक्सटेंडेड द मुगल एम्पायर टू इंक्लूड ऑल बट द वेरी साउथर्न एरिया ऑफ इंडिया. ही अकम्प्लिश्ड दिस बाय फाइटिंग लॉन्ग कॉस्टली वार्स. इसने साउथर्न इंडिया के एरियाज को तो अकम्प्लिश कर लिया, हासिल तो कर लिया, इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन उसके लिए इसको बहुत लंबी और कॉस्टली वॉर्स लड़नी पड़ी. हिज पॉलिसी ऑफ हैवी टैक्सेस टू पे फॉर हिज आर्मीज कॉज्ड हार्डशिप टू पीपल. इसने जो हैवी टैक्सेस लगाई थी लोगों पे अपनी आर्मी को पे करने के लिए, उसने लोगों को बहुत मुश्किलात पैदा की. ही वॉज फ्रीक्वेंटली अवे फ्रॉम हिज कैपिटल एंड हिज ग्रिप ऑन गवर्नमेंट स्टीडली वीकिंग. वो कैपिटल से दूर होते थे, सेंटर से दूर होते थे, तो इस वजह से उनकी गवर्नमेंट सिस्टम पे उनका जो पावर था, उनका स्ट्रेंथ था, वो कम होता गया. In the end, the civil service deteriorated as corruption grew. Although he conquered vast areas of India, Aurangzeb had trouble actually governing his empire. Simply seeking in contact with every part of it was a daunting problem. करप्शन बढ़ गई सिविल सर्विसेज में. इसने वास्ट एरिया तो कर लिया अपने नीचे, लेकिन उसको गवर्न करना एक और बड़ा मसला और चैलेंज हो गया था. वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है कि कांटेक्ट में रहना भी एक बड़ा प्रॉब्लम और इश्यू बन गया था उनके लिए. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1707 his authority was threatened by revolts from Sikhs in Punjab and the Marathas in Central. 1707 में जब वो इंतकाल कर रहे थे या इंतकाल होने से पहले, तो पंजाब में सिख और सेंट्रल इंडिया में मराठास ने उनकी जो है कि अथॉरिटी को चैलेंज कर रखा हुआ था. Aurangzeb's main misfortune was that, in spite of his undoubtedly strong qualities, he ruled millions of people in increasingly difficult times. औरंगजेब ने यकीनन उसकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज थी और उन्होंने लाखों लोगों के ऊपर हुकूमत की. मुश्किल वक्त में औरंगजेब्स ग्रेट एम्पायर had weakened, which after his death contributed to the beginning of Mughal
एम्पायर डिक्लाइन। अब औरंगजेब की जो है इसी चीज ने उसको वीक कर दिया कि वो बड़ा वास्ट एम्पायर था, उनकी डेथ ने इसको और ज्यादा कमजोर कर दिया और जल्दी में स्टार्ट कर दिया उसको मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को। एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज थे ऑब्वियसली। द ह्यूज एम्पायर वाज वेरी डिफिकल्ट टू administer. Decisions often had to be relayed over thousands of miles. Obviously, imperials could not know exactly what was happening in every part of the empire. अब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा मसला था, एक जगह से दूसरी जगह डिसीजन पहुंचाने में भी टाइम लग रहा था और बादशाहों को, इंपीरियर्स को पता ही नहीं था कि एक पार्ट में क्या हो रहा था, दूसरे पार्ट में क्या हो रहा था। दिस वाज वन रीजन व्हाई औरंगजेब encouraged the use of mansabdars, but many problems remained. When rebellions broke out, it was often many months before the imperial could take action to end them. अब रिबिलियन जब स्टार्ट हुआ तो उनको पता ही नहीं चला कि एक जगह पर रिबिलियंस हो रहे थे, दूसरी तरफ क्या होते, उसमें महीने लग गए उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने में। मिलिट्री कॉस्ट। Mughal Empire was huge, and within the empire there was an array of different people and different religion. एम्पायर बहुत बड़ा था और एम्पायर के अंदर भी ऐसे लोग थे मुख्तलिफ ख्यालों के, मुख्तलिफ मजहबों के। As you will have seen from the way that imperial was continually fighting rebellions. अब वो फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे rebellion के साथ। There was always a pressure on the empire from separatist elements. The cost of putting down rebellions and fighting wars against invaders such as Nadir Shah in Persia was enormous. अब जो ये कॉस्ट थी नादिर शाह या पर्शिया से जो आए थे उनके खिलाफ या फिर दूसरे रेबिलियंस के साथ फाइट करने की, ये मिलिट्री को कॉस्टली पड़ रही थी और मिलिट्री एलिमेंट्स को ये कॉस्टली पड़ रही थी। डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टाइज। When dynasties are in power for long periods, it is easy to become complacent and to imagine that success will continue forever. जब डायनेस्टी बहुत लंबे अरसे तक चलती है तो फिर ये होता है कि भाई अब ये लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कभी ना कभी उसको एंड होना होता है। This happened with the Mughals, who let their armies expertise decline until it was no longer an effective fighting force. उन लोगों ने नई एक्सपर्टाइज नहीं ली थी अपनी आर्मी को, डिक्लाइन की उनको, और उस वक्त तक डिक्लाइन की कि वो एक फाइटिंग फोर्स ही नहीं रही। When it became obvious that Mughal strength was declining, discontented groups within the empire were quick to act. Consider how Aurangzeb was unable to deal with Shivaji's rebellion in the Deccan. A weak control था, and the wealth and influence of nobility grew so that they became highly powerful at court, and some of the imperials found it very difficult to control them. With weak control from center, the Mansabdari system was not sufficiently supervised and administrative efficiency declined. Discontent grew and revenue from tax collected declined. Aurangzeb's successors. At the death of Aurangzeb in 1707, another war of succession took place among his three sons, Muazzam Shah Alam, Azam, and Kamba. Azam was defeated by Shah Alam near Agra, and Kamba near Hyderabad died in 709 of wounds suffered in the battle. In decline of Mughal Empire, Aurangzeb's successors played vital role. Rebellions. अब rebellions का भी जो था कि एक हुआ था कि भाई rebellions जो थे उनकी वजह से भी मुगल एम्पायर को कमजोरी हुई। लोकल लीडर्स चैलेंज मुगल एम्पायर पावर। जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने मुगल पावर को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस रॉयल प्रिंसेस रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। अब जो पहले रॉयल प्रिंस थे
मुगल अथॉरिटी के साथ उन्होंने चैलेंज कर दिया अपनी इस अथॉरिटी को। मुगल प्रोविंस गवर्नर्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब जो मुगल प्रोविंस के गवर्नर्स थे उन्होंने भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। एंड द फोर्थ एंड फाइनल द मराठा फैक्टर्स। मराठास ने जो फाइटिंग की थी मुगल के खिलाफ, रिबेलियन की थी, ये भी एक रीजन था इस डिक्लाइनेशन का। Foreign invasion. Mughal empire that is divided within itself is open to foreign invasion and conquest by others. This was certainly case for the decline of Mughal empire as it declared. The first armed invasion came from the Persia and Afghans. अब पहले जो आर्म इन्वेजन आई थी वो पर्शिया और अफगान से आई थी। For the most of the Mughal period, the land that is now Afghanistan was shared between Persia and the Mughals. उस वक्त ये पर्शिया और मुगल के बीच में, जो इस वक्त अफगानिस्तान है वो पर्शिया और मुगल्स के बीच में शेयर की जा रही थी। Foreign invasion was one of the core reasons for the decline of Mughal empire. Foreign invasions जब हुए तो ये एक खासा अहम रीजन था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। द मराठास कंट्रोल्ड मोर टेरिटरी, हैड ग्रेटर वेल्थ। मराठास ने बहुत ज्यादा टेरिटरी अपने नीचे ले आए और वेल्थ भी अपने लिए नीचे ले आए एंड मोर सोल्जर्स देन एनी अदर रूलर। बट एज विद द मुगल्स हु they had replaced, they found it hard to keep control over their expanding territory. वो अपनी और मुगल जो है कि अपनी एक्सपेंडिंग टेरिटरी को कंट्रोल करने में नाकाम जा रहे थे। ग्रेजुअली मराठा फैमिलीज began to show loyalty to local rulers rather than to man पेशवा। और इसके साथ साथ मराठास ने लोकल रूलर्स के साथ मिलके उनको लोकल लॉयल्टी दिखा के उनके साथ जो है कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर दी। प्रॉब्लम्स इन दिल्ली। अब दिल्ली में खुद में भी प्रॉब्लम्स थे ना, वहां पे फेलियर ऑफ लीडरशिप था। अब लीडरशिप तो स्किल्स किसी के पास थे नहीं। सेल्फ इंटेलिजेंस एंड प्लेजर सीकिंग अमंग द मुगल नोबिलिटी। अब मुगल नोबिलिटीज के बीच में प्लेजर सीकिंग था उनके बीच में, एंड डिफिकल्टी कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी। वहां पे रेवेन्यू का शॉर्ट था, फंड्स का शॉर्ट था, मिलिट्री स्ट्रेंथ ग्रू वीकर। अब दिल्ली में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो भी कमजोर होता गया। तो ये उनके 3-4 शॉर्ट में जो क्या इश्यूज थे। अब एंड ऑफ द मुगल हुआ, उसको कैसे आप देखते हैं? None of Aurangzeb's successor displayed the hardness and sense of purpose of the earlier 6 empire. औरंगजेब के किसी भी जो है कि उसने नहीं दिखाया, अपने सक्सेसर ने हार्डनेस नहीं दिखाई, सेंस ऑफ पर्पस नहीं दिखाया। They had become used to the ease and luxury of court life and were unable to fight for a long period to put down rebellions. वो रिबेलियंस के साथ बहुत देर तक लड़ ही नहीं सकते थे। वो लग्जरी लाइफ पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। courtier taking advantage of their weakness, intrigued and then plotted. अब वो जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, उनके वजीर थे, उन लोगों ने भी उनकी जो है कि वीकनेस का फायदा उठा के उनके खिलाफ प्लॉटिंग शुरू कर दी। They were rival groups at court to gain the imperial's favor. वहां पे भी एक ग्रुप्स थे जो इंपीरियर का फेवर लेना चाहते थे हर जगह पे। The nobility turned into powerful kingmakers who put kings on the throne and then murdered them. अब ऐसे हुआ कि भाई कुछ किंग मेकर बन गए, वो किसको किंग बनाए फिर उसको ही मार दें। The absence of law succession among the Mughals lead to civil war among the contesting sons which gradually weakened the empire. अब वो जो सक्सेशन का एक लॉ था उसने ग्रेजुअली सिविल वॉर्स पैदा की और वहां से एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। द डिवीजन एट द कोर्ट वर्कड अगेंस्ट द यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एम्पायर। अब वो जो डिवीजन था कोर्ट का, उसने यूनिटी और स्ट्रेंथ के अगेंस्ट काम करना शुरू किया एम्पायर के। सो द कंक्लूजन, इट टुक 150 years from the death of Aurangzeb in 1707 for the mighty and splendid empire of Mughal to come to an end in 1857. The last two empires, Shah Alam and Bahadur Shah II,
वर ओनली इंटीमेट्स रेड फोर्ट्स। इसको 150 साल लगे औरंगजेब की फौत होने के बाद भी इस वास्ट और स्प्लेंडेड और इस नुमाया मुगल एम्पायर को ख़त्म होने में आखिरी दो जो शाह आलम दोम थे और बहादुर शाह दोम थे, वो सिर्फ रेड फोर्ट के ही बस बादशाह रह गए थे या इंपीरियर रह गए थे। इट वाज द मराठास एंड लेटर द ब्रिटिश हु केप्ट देम एज पेंशनर्स। ये मराठास थे और उसके बाद ब्रिटिश थे, उन्हें पेंशनर पे रख दिया था कि उनके मंथली पेंशन मिलती थी और वो कुछ कर ही नहीं सकते। बट रूल द लैंड इन द शेडो, वो अपने मतलब उस रेड फोर्ट के हदूद में ही बादशाह थे, इंपीरियर थे, उसके बाहर उनका कुछ भी नहीं था, वो अपने शेडो के ही बादशाह थे, ऐसे कहा जा सकता है। अल्टीमेटली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कन्वर्टेड इनटू द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था, फॉल था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फतह लाई, वो कन्वर्ट हो गई विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। थैंक यू वेरी मच। आज का आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। एंड दैट वाज इट फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर।